यस। हेलो। हाय। आवाज़ चेक करो प्लीज़। आ रहा है क्या? प्लीज़ चेक इफ़ आई एम ऑडिबल। सब कुछ ठीक है? आवाज़ चेक करो। ओके। हेलो। हाय। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लेसन। एज यू नो, कल एक हमारा ख़त्म हो चुका है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लेसन, ऑफ कोर्स विद अ न्यू ब्रांड लेसन, एकदम खतरनाक तरीके से। और एग्रीकल्चर है वो। सो एज यू नो, इट्स व्हाट एन अमेजिंग लेसन। तुमसे याद करा के लिया गया है मेरी तरफ से, तो एकदम घिसा घिसा के तुमसे लिया हुआ है। सो थोड़ा टाइम हो गया ऑफ कोर्स, तो अगर चीज़ें आपको याद होंगी तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम लोग कवर करेंगे उसको, टेंशन ना ले। उसी के लिए हमारा ये क्लास चल रहा है। सो बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट शॉर्ट लेट से वन एड, और फिर हमारा जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। An academy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. ओ माय गॉड, मैं खुद से ही बात कर रहा था, क्या करें। सो एज द एड वॉज वेरी मच अमेजिंग अबाउट आस्क डाउट फीचर, वैसे ही फीचर को ज़रूर यूज़ करें। एंड मैं भी काफ़ी लेट से अमेजिंग हूँ कि आवाज़ बंद है, पता ही नहीं चला। सो आफ्टर ऑल इट हैपन्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के बिना मैं कहाँ होता, मैं लेट से आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ, बट सो थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारा स्पेशल क्लासेस आज से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रेगुलर पे आते हैं। तो हमारा 5:30 को आज एक स्पेशल क्लास होगा रिगार्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और फिर हमारा स्लोली जितना जो हमारा ब्रेक था इसमें से स्लोली स्लोली हमारे पेस पे हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसका भी सेशन हो जाएगा ये आने वाले 1-2 दिनों में, और फिर उसके हिसाब से पढ़ाई हमारा शुरू हो जाएगा। बट राइट नाउ हमारा आज से एटलीस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं विथ मैथ्स का। हमारा 2 चीज़ें शुरू करते हैं, एग्जाम्पलर का जो लास्ट का एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और कल से हमारा PYQ शुरू करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ वी विल स्टार्ट विथ PYQ। सो वो उसके लिए तैयार है, ठीक है। विल स्टार्ट विथ PYQs फ्रॉम टुमारो मैथ्स का। बट राइट नाउ हमारा आज का ये सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि SST को हमने काफ़ी सीरियसली लिया है पिछले महीने से, एंड वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट। एक बार पढ़ के ले रहे हैं, हर एक पॉइंट समझ के ले रहे हैं, ताकि उसका फिर जब हम लोग एक पेस पे याद करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड। चलो फिर शुरू करें सेशन हमारा। चलो चलो, बहुत टाइम हो गया, शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लेसन बहुत लंबे लंबे हैं, एंड एटलीस्ट आधा लेसन तो हो ही जाना चाहिए। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। सिर्फ एग्रीकल्चर में मुश्किल क्या जाता है एग्रीकल्चर में एक्चुअली द ओनली थिंग दैट ट्रबल्स इज द क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स के
कौन से टेम्परेचर है, उसमें क्या कौन से स्टेट्स में आता है, क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है, सॉइल का कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट है। ये ऐसी चीज़ें कुछ हैं कि जो सपोज थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब करती हैं, बट एज फार एज द लेसन गोज, द लेसन इज़ क्वाइट सिंपल। क्रॉप्स के बारे में चलो यार, कम ऑन, घास फूस एंड सपोज लेट्स से पौधों के बारे में इतना का टेंशन लेने का, ठीक है। सो टेंशन मत लो। आई कैन अंडरस्टैंड विद द टेम्परेचर एंड नंबर्स, वो इट डजेंट मेक सेंस कि हर बार वो नंबर को याद करना, ये करना, बट टेंशन मत लो, तुम्हारे से याद करा के लिया हुआ है एंड आई विल डू द सेम थिंग अगेन, बट टिल दैट टाइम वी हैव टू गो विद द लेसन वन बाय वन। चलो फिर शुरुआत करते हैं। सो आज का जो मैथ्स का क्लास है वो 5:30 बजे है, और फिर बाकी का चीज़ें आई विल एक्सप्लेन इन द स्पेशल क्लासेस, ठीक है। स्पेशल क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगा। आज 5:30 का क्लास है, मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर। ओके, ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं बेटा कि वहाँ पे टाइम टेबल है, ठीक है। बाकी का सभी चीज़ हम लोग स्पेशल क्लास में बात करेंगे। शुरू करें क्या ये लेसन? हाँ, नहीं तो कैसा है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही काम चला जाएगा, फिर हमारा जो लेसन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। चलो 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 शुरुआत करते हैं। सो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। व्हाट डज दैट इवन मीन? उसका मीनिंग ये है कि वो जो इंडिया है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, मतलब एग्रीकल्चर की दृष्टिकोण से इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलना चाहते हैं। अब क्यों नहीं होगा, इंडिया इज़ आफ्टर ऑल लेट्स से एग्रीकल्चर से ही आया है, मतलब एग्रीकल्चर से ही बना है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो वन ऑफ द मेन इंडस्ट्री थी वो एग्रीकल्चर ही थी, एंड इसलिए ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नोन। बट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि हमारी 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। व्हाट डू यू मीन बाय 2/3? 2/3 मतलब होता है अराउंड 66%, टेक्निकली 66.33, बट लेट्स से 66, बट हम लोग ऐसा पकड़ लेते हैं अराउंड 66%, राइट। सो 2/3 इज अराउंड 66% रफली। ओके, सो ऑलमोस्ट लाइक 2/3 पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब तुमको लग रहा होगा सर ये नंबर इतना डिफर क्यों करता है? कुछ बुक्स में रहता है 52%, कुछ बुक्स में रहता है सपोज लेट्स से 56%, अब इसमें अराउंड बोल रहे हैं 66%। एक्चुअली वैसा नहीं है। देखो, ये जो नंबर्स है ना, दे विल कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि हर एक में डेटा अपडेशन है। और ये 2/3 ज़्यादा क्यों लग रहा है 66%? एक्चुअली दे आर इंक्लूडिंग बोथ द चीज़ है, मतलब एग्रीकल्चर पे जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और जो नहीं करते हैं। मतलब सपोज लेट्स से डायरेक्टली मतलब जो काम करते हैं वो, अब हो सकता है कि कोई सर्विस सेक्टर में हो बट हैज़ नथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर, बट उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, बिकॉज इनडायरेक्टली, मतलब मान लो कोई ट्रांसपोर्ट करता है एग्रीकल्चर का जो माल है, सपोज कोई सब्जियां हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है फार्म से मार्केट में, तो ही विल ऑल्सो कम इन टू द सेम सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर के इनडायरेक्टली, बट येस ही विल। तो दोनों मिला के ऑलमोस्ट कितना है 66%। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग वाई दिस नंबर इज सो लार्ज एंड वाई इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज इन सम बुक्स इट इज़ गिवन ओनली डायरेक्टली फिगर्स, कुछ बुक्स में जैसे कि ये है उसमें बोथ नंबर्स दिए वाले, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो आपको अगर लिखना ही है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली का नंबर पकड़ के कितना हो रहा है अपना, ऑलमोस्ट लाइक 66%। सो यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट, बट इट्स नॉट नेसेसरी, आपके ऊपर है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अच्छा अच्छा, ये पता ही नहीं था हमको। क्या आपको पता था? गौर से देखिए इस चीज़ को, एग्रीकल्चर की वजह से क्या मिलता है? खाना मिलता है। अच्छा, ये पता ही नहीं था हमको तो लगा सिर्फ मम्मी देती है। नहीं ओके, सो एग्रीकल्चर एक बेहतरीन नमूना नॉलेज का, सो प्लीज़ देख लें। एग्रीकल्चर की वजह से क्या मिलता है? खाना मिलता है, विच इज़ ट्रू, हमको बचपन से पता है, राइट। लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से हम लोग ड्राइंग में भी वही निकालते हैं, खेतों के ऐसे ग्रीन ग्रीन, एंड उसमें से सब बुलेट से फार्म में से खाना, सब बुलेट से द क्रॉप्स एंड वो गेहूँ वो निकाले होंगे ना तुमने ड्राइंग बुक में, वो ऐसे वैसे ग्रीन पत्तों वाले, ऐसे सभी बच्चे निकालते हैं यार। ऐसे घास बोले तो ऐसा छोटा छोटा निकालते हैं, और फिर सब बुलेट से प्लांट वगैरह बोला सपोज, हाँ तो एकदम लंबा लंबा निकालते हैं ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा, और फिर बोलते हैं दीज आर दी क्रॉप्स। हाँ एकदम, अरे कितना खतरनाक ड्राइंग है यहाँ पीर। ये अपना किधर का ड्राइंग रहता है? ये अपनी किधर की पेशकश है अपनी कला की? जूनियर केजी सीनियर केजी, ठीक है। हाँ तो जूनियर केजी सीनियर केजी में हमारी वो खतरनाक कला है। आगे बढ़ता है। सो बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अब पता ही नहीं था हमको। अच्छा, खाने के बिना भी कुछ और प्रोड्यूस करते हैं, तो और क्या प्रोड्यूस करते हैं? देयर आर वेरियस थिंग्स, कॉटन है, रबर है, देर आर, मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट होम नॉन फूड प्रोडक्ट्स। ओके, सो नॉन फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, हाँ तो वो भी देखेंगे अपन, टेंशन मत लो। नॉन फूड प्रोडक्ट्स, जूट होता है, जूट, हाँ, सो नॉन फूड प्रोडक्ट्स। ओके, खतरनाक टैलेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल?
ऐसे क्वेश्चन जब पूछते रहे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वहाँ पे लिखा है नो। वो पूछ रहे कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल लॉ मटेरियल, तो ऑफकोर्स नो। Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. अच्छा, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, पता ही नहीं था हमको, मुझे लगा सब कुछ इंडिया में ही यूज़ हो जाता है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी कर लेते हम लोग। अच्छा, ये तो बेफुजुल का स्टेटमेंट है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स पे आ जाओ प्लीज़। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या है? एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। पता ही नहीं था हमको क्या लगा अभी शुरू हुआ, जस्ट पिछले साल। हाँ, न्यू लॉन्च है, नया सपोज बिजनेस वगैरह खुला है, पता ही नहीं था एज ओल्ड है। ओवर दिस ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। इतना लंबा पैराग्राफ देने की क्या जरूरत है? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, वो कहना चाहते हैं कि चेंजेस हुए, मतलब हिस्ट्री से है ना। हाँ, तो चेंजेस हो गए। कमाल करते हो यार। अगर कोई चीज़ इतनी पुरानी है, सब लेट से आपके हिस्ट्री में, कि अ बिजनेस विच हैज़ बिन रन लेट से, एक इस टाइप का आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो बहुत ही एज ओल्ड है, पुराना है, ऑफ कोर्स उसमें चेंजेस हुए होंगे। मतलब वो क्या वैसे कि वैसा रहने वाला है क्या? कल भी जैसा था आज भी वैसा ही है, मतलब वो तो वैसा हो गया। वो घर की दीवारें रखे फ्रेश, हाँ, मतलब एशियन पेंट्स और वो पेंट्स के ऐड नहीं होते हैं, तो वैसा लग रहा है वो। ऑफ कोर्स चेंजेस होंगे। ओके, तो चेंजेस, अच्छा किसकी वजह से चेंजेस हुए? अच्छा, चेंजेस के रीज़न भी बोले हैं, तो एक काम कर लो, इसको स्क्वायर बॉक्स कर लो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लीज कर लो। चेंजेस हुए हैं तो किसकी वजह से? फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट बहुत सारा चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज हो गए, और उसकी वजह से क्या हो गया? हमारा जो फार्मिंग है वो भी काफ़ी चेंज हो गया, ठीक है। ओके, नाउ फार्मिंग वैरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अच्छा, टाइप्स है, हाँ, तो वो बताने की जरूरत नहीं, नीचे है ना, forget about it. At present, in different parts of India, the following farming practices, farming systems are practiced. Okay, तो ऐसे कुछ practices हैं कि जो हमारे इसमें let's say इंडिया के अंदर होते हैं। सबसे पहला देखते हैं primitive subsistence farming. What do you mean by primitive? Primitive मतलब like old kind of, ठीक है। सबसिस्टेंस मतलब क्या? नॉट फॉर कमर्शियल पर्पजेस, जस्ट खाने के लिए जितना लगता उतना, ठीक है। मतलब बेसिकली लाइक हाउ कैन वी पुट इट, नॉन कमर्शियल, ठीक है, नॉन कमर्शियल, ज़्यादा कमर्शियल साइड नहीं है, सो नॉन कमर्शियल, खुद के लिए बस, नॉन कमर्शियल, ठीक है। उसी का मीनिंग लिख दिया है। प्रिमिटिव का मतलब क्या? ओल्ड, एंड सबसिस्टेंस मतलब जस्ट खुद के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड जस्ट नॉन कमर्शियल बोल सकते हो उसको। फार्मिंग तो आपको पता ही है, खेती। तो खेती के बारे में क्या बोलने का, राइट? नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये ओल्ड है, इंडिया अगर न्यू है, हाँ, तो कौन से कहाँ पर ये ऐसी टाइप की फार्मिंग होती है? उन्होंने क्या बोला है? फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया, मतलब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कुछ जगह पे यूज़ होता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, एंड इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, तो ऐसी टाइप की फार्मिंग आपको बहुत कम जगह पे मिलने वाली है, विदाउट अ डाउट। आगे देखते हैं। प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमेटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। ओ माय गॉड, वो क्या बोल रहे हैं कि आपको अगर प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना है, मतलब पुराने वाला, तो बहुत ही कम पैच पे हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि कैसा है ना, अब तुम सोचो कि एक ह्यूमन आदमी अगर, मतलब यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमन आदमी ह्यूमन ही होगा ना, ओके, खतरनाक। कभी कभार मैं भी इन पैराग्राफ्स की वजह से ना थोड़ा सा टैलेंटेड स्टेटमेंट्स बोल देता हूँ। तो अब ये देखो, कोई आदमी पकड़ लो, ठीक है, ह्यूमन आदमी, मुझे अभी भी हंसी आ रही है। ओके, सो आदमी है मान लो, और आपका एग्रीकल्चर कर रहा है। एग्रीकल्चर अगर कर रहा है तो उसकी कोई लिमिटेशन है, विदाउट मशीन कुछ नहीं, वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता है। तो हैंस इस टाइप के एग्रीकल्चर में वन ऑफ द फीचर्स क्या होती है? प्रिमेटिव टूल्स होते हैं, मतलब एक तो छोटा एरिया रहता है, स्मॉल पैच। प्रिमेटिव टूल्स मतलब एग्रीकल्चर आपका जो टूल्स हैं वो बहुत ही एडवांस नहीं होते हैं, मतलब डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स, ऐसा नॉर्मल स्टिक्स वगैरह से काम करा लेते हैं। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। अब इसमें ना एक सपोज लेट से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे ऑलवेज यूज टू लेट से आस्क मी, सर ये इक्विपमेंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्या? मैंने बोला, हे भगवान, तुमको कौन बोलता है याद रखने को? खाली बोल दो ना प्रिमेटिव टूल्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एक्चुअली हो एंड डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। हाँ, यस, ठीक है। तो हो एंड डिगिंग स्टिक्स अगर याद ही रखना है तो देखो ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। हो डाउ, तो एकदम ऐसे कहता अपन बोलते हैं ना, वैसे दोस्तों को चिढ़ाते रहते हैं, हाउ डाउ, हाँ, तो वैसा हो डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर,
तो लेबर भी ऐसे दूसरों को नहीं लगाते, फैमिली लेबर कर लेती है. सो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये फीचर्स हैं कुछ, ठीक है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून. अच्छा ऑब्वियसली पुराना है तो मानसून पे डिपेंड करेगा, अपन इरिगेशन थोड़े नया लाएंगे. हाँ बोले तो ये तो कुछ अलग ही हो गया. सो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रो. सो ये क्या है एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं मानसून के ऊपर डिपेंड करता है. नेचुरल फर्टिलिटी मतलब सॉइल आप जो भी दे रही है सॉइल की फर्टिलिटी वही आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते हो. एंड द सुटेबिलिटी जो है आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस की, तो जैसे मिल रहा है वैसा, मतलब नेचर जैसा दे रहा है ना, इन शॉर्ट नेचर डिपेंडेंट है. मतलब ये फीचर्स हो गए आपके, और यहाँ पे वो इन शॉर्ट ये बताना चाहते हैं कि अपना एग्रीकल्चर ये नेचर डिपेंडेंट है. हाँ तो ये ले लो भाई, नेचर डिपेंडेंट है. अरे अटक क्यों रहा है ये? हाँ नेचर डिपेंडेंट. नाउ लेट अस मूव अहेड. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक है, इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी सपोलेट से होता है. अब इसमें क्या रहता है स्लैश एंड बर्न? स्लैश मतलब कैसा, काट देना और फिर बाद में जला देना. कैसा हो जाता है, जो एग्रीकल्चर आपने जहाँ पे यूज़ सपोलेट से एक कोई ज़मीन यूज़ कर ली, जैसे कि ये पैच है आपको दिख रहा है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, यूज़ होने के बाद उसको कट कर देते हैं और उसको जला देते हैं. The farmers clear a patch of land and produce cereals and other foods crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shifts and clears the fresh patch of the land for cultivation. So this type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. वो क्यों जला दे, मतलब सपोज क्यों वहाँ पे काट के जला देते हैं? देखो अगर आपके प्लांट वहाँ पे रहेंगे तो वो न्यूट्रिएंट वापस प्रॉपरली रिप्लेनिश नहीं होगा. उधर के जो आपने प्लांट्स रखे हुए हैं, मान लो आपके पास दो ज़मीन है एक के बाजू में, तो वो क्या हो जाएगा, अगर तुमने वहाँ का काटा नहीं तो वहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो होते रहेंगे जो आपने पहले ग्रो किए थे थोड़े बहुत, एंड दे विल ऑलवेज ईट अप द न्यूट्रिएंट्स की जो सॉइल में है, तो वो कभी रिप्लेनिश नहीं होंगे, वापस रिचार्ज नहीं होंगे. तो अगर आपको ये रिचार्ज कराना है, मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स को, द ओनली वे पॉसिबल इज कट करो जला दो. ठीक है, द स्लैश एंड बर्न पॉलिसी. सो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज. ये रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, रिचार्ज, तो वहाँ पे लिख दो रिप्लेनिश मतलब क्या, recharge the fertility of the soil. So recharge the fertility of the soil. Is it okay? Recharge. आगे बढ़ते हैं अभी. So through the natural process से land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs. ये तो पहले से बोला था कि कितनी बार वही चीज़ रिपीट बोलते हैं. वो क्या बोल रहे हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि फार्मर फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करता. फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करता तो फिर क्या यूज़ करता है? कुछ भी यूज़ नहीं करता. मतलब आपको कुछ फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल न्यूट्रिएंट जैसे हैं उसी के ऊपर काम चल जाता है. सो इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग नामों से जाना जाता है अपने कंट्री के अंदर. सो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. सो इट इज़ जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, in Manipur, Deepa in Bastar district of Chhattisgarh and in Andaman and Nicobar Islands. तो इसको प्लीज़ ये कर लो, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, क्योंकि नीचे बहुत सारे नाम्स हैं, आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल. यू डोंट नीड टू सपोलेट से इतना सारा याद करने की. आप खाली इतना जूमिंग वाला याद रख लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, ये वाला. हाँ, जूमिंग पता होना चाहिए. जूमिंग JHUMMING स्पेलिंग के साथ, वो भी प्रॉपरली. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जनरली इसका नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न पॉलिसी का, या फिर शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है आपका, इट इज़ कॉल्ड एज जूमिंग स्लैश एंड बर्न पॉलिसी. तो इसको प्लीज़ कर ले और आगे बढ़ते हैं. स्क्वायर कर लिया आपने उसको, चलो फिर लेट अस मूव ऑन. ओके, एंड मेक श्योर कि आपका जो एडिशन है वो 2020-21 का है. ठीक है, इज इट ओके? काइंडली प्लीज़ चेक इफ योर एडिशन इज़ ऑफ 2020-21 आपके टेक्स्ट बुक में. अगर आपका पुराना है, अगर आपको पता नहीं है तो एक काम कर लो, जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना, अगर कुछ नंबर ऐसे दिखे कि जो मेरे इसमें मान लो 53% कुछ दिया हुआ है, कोई एक नंबर आया रैंडम, और आपकी बुक में सपोज इट इज़ 42%, आपके बुक में 42% है, इमीडिएटली चेंज करो, बिकॉज वॉट एवर द बुक आई एम यूजिंग इज ऑफ न्यू एडिशन के नंबर्स ही वैलिड हैं एग्जाम्स में. CBSE की तरफ से ये एक सेपरेट सर्कुलर है, प्रॉपर सर्कुलर है कि CBSE ने बोला है कि आपको लेटेस्ट डेटा ही यूज़ करना है ऑफ 2020-21 एडिशन. तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो उसका टेंशन मत लो, मेरे बुक में जैसा नंबर्स है वैसा मॉडिफाई करके लो, क्योंकि हम लोग वैसे भी रीड कर रहे हैं ना. इफ़ यू सी एनी चेंज, एनी नंबर चेंज या फिर कुछ भी चेंज, वॉट एवर यू सी, तो बस आप उसको मॉडिफाई कर लो अपने टेक्स्ट बुक में, तो इट वुड बी सफिशिएंट. आपको नए बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, चलो फिर हम लोग क्योंकि वर्ड बाय वर्ड जा रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ सिंगल थिंग.
चलो ये पूरा पैराग्राफ छोड़ दो, ये ऊपर वाला, इट डजेंट मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग इन रंजना's family is engaged in? कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉस विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग? ऑब्वियसली हम लोग दोनों चीज़ों के आंसर नहीं देने वाले. हाँ, फिर हम बहुत आगाऊ हैं. हाँ, आगे बढ़े. नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. ये क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देखो ये थोड़ा सा एडवांस्ड होता है आपके पहले के कंपैरिजन में. पहले का नाम क्या था? पहले का नाम देखो, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये क्लियर हो रहा है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. और ये भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एडवांस्ड. सपोज लेट्स से उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है. इंटेंसिव. इज इट ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ये थोड़ा सा समझ के ले लो. कमेंट सेक्शन में एक बार लिखो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग. इंटेंसिव थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है आपके प्रीवियस कंपैरिजन में. इज इट ओके? एक बार बता देना सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई तुमको भी समझ में आ रहा है. ओके हाँ ठीक है. सो यहाँ पे इंटेंसिव का एक मीनिंग लिख दोगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. ओके सो इसको सपोज हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में सपोज या फिर इंग्लिश में सपोज इसका प्रॉपर मीनिंग. इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? देखो एकदम प्रखर, प्रखर या फिर गहन. ठीक है. प्रखर, प्रखर. हाँ, प्रखर इन द सेंस वेरी इंटेंस. हाँ, मतलब काफ़ी एनर्जी के साथ, जोशम जोश के साथ कर रहे हैं. फियर्स बोल सकते हो, फियर्स या फिर इंटेंस या फिर प्रखर या फिर गहन. हाँ, आपको जो भी मीनिंग लिखना है. ठीक है. हाँ, तो आपको हिंदी अगर मीनिंग लिखना है तो वहाँ पे लिख दो प्रखर. हाँ, प्रखर या फिर गहन, गहन. ठीक है. और वो भी अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो फियर्स लिख दो. ठीक है. फियर्स, फियर्स. इज इट ओके? ओके. तो फियर्स या फिर गहन या फिर प्रखर आपकी क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. चलो देख लेते हैं. सो ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है राइट, पहले के कंपैरिजन में. कि वो प्रिमिटिव था, ये इंटेंसिव है. नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. इसका क्या मतलब होता है? हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड का क्या मतलब है? हाँ, एक बच्चे ने वही पूछा था. सर देखो कैसा है ना, बच्चे अभी 9 से 10th में आते हैं राइट, ऑब्वियसली मतलब एक साल के बाद. तो बच्चों को, तुमको याद है फिजिक्स में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर 9th स्टैंडर्ड में. मोशंस के बाद हमारे वो इसके पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पहले 9th स्टैंडर्ड में. सो इन विच यू हैव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड प्रेशर का भी है. हाँ, तो ये प्रेशर बोला कि सर ये हो गया ना. तो मैंने क्या बोला, देखो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हो जाता है. अब बच्चा एक लगेज, सर पिछले बार आपने बोला था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया राइट. सही है. मैंने कहा हाँ. तो बोले फिर ये वही है क्या? बोले तो ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा न्यूटन मतलब ज़्यादा प्रेशर. मैंने मेरे टैलेंटेड साइंस साइंटिस्ट, ठीक है, मेरे टैलेंटेड साइंटिस्ट, दैट माइट बी ट्रू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आपको 9th का टॉपिक याद आ रहा है इसमें. बट दिस प्रेशर हैज़ नथिंग टू डू विद आवर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. ठीक है. व्हाट इट जनरली मीन्स इज कि लोग ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस ज़्यादा आएगा. तो दैट इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. ये क्लियर हो रहा है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो? हाई पॉपुलेशन प्रेशर का क्या मतलब होता है कि आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है और आपका एग्रीकल्चर का मतलब जगह कम है, मतलब विच इज़ गिविंग यू आउटपुट. सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज मोर पॉपुलेशन और कम ज़मीन है, ऐसा बात कर रहे हो. मोर पॉपुलेशन एंड लेस एग्रीकल्चरल लैंड, एग्री लैंड. ये वहाँ पे लिख दो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ज़मीन कम पड़ रही है, अरे डिमांड ज़्यादा हो गया है, लोगों का मतलब खाने के लिए डिमांड ज़्यादा हो गया. ओके, आगे बढ़ता है. सो इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. ऑब्वियसली अगर आपको एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा उसमें से ये चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब आपका प्रोड्यूस काफ़ी अच्छा चाहिए, तो आपको इंटेंसिव करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव. लेबर काफ़ी लगाने पड़ेंगे. वेयर हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड एग्रीकल्चर आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. तुमने पहले इसमें क्या देखा था? लेबर कुछ नहीं था, फैमिली कर रही थी, इरीगेशन नहीं था, आपके फर्टिलाइजर कुछ नहीं थे. इसमें सब कुछ है. इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स हैं, इरीगेशन है, आपका लेबर इंटेंसिव है. तो ये पूरा अपोजिट है पहले के कंपैरिजन में. इट्स कंप्लीटली अपोजिट. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम, इसको प्लीज़ ये कर लो स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिकॉज ये फीचर है, आपको एग्जाम में ध्यान में रखना पड़ेगा. कंप्लीटली अपोजिट टू पहला याद रख लिया तो ये भी हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड. कुछ बता सकते होगे. ठीक है. चलो, उनके बढ़िया क्वेश्चन के लिए आंसर लिख दिए हैं. आगे बढ़ते हैं अभी. Through the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. है फिर से pressure on agricultural land. Okay, so यहाँ पर एक confusion का point ये होता है what is right of inheritance. ये खतरनाक टेंशन रहता है. ठीक है. हाँ, ये ऐसा चीज़ है कि जो काफ़ी बच्चों को टेंशन देता है. सो कैन यू प्लीज़ लेट मी नो कि सपोज इसको हम लोग प्रॉपर मीनिंग वगैरह सब कैसे बता सकते हैं. मतलब एक्चुअली हाउ वी कैन सपोज लेट्स से एक्सप्लेन दिस. हिंदी में बता, ये कुछ मीनिंग वगैरह बता सकते हो इसके. हाँ, राइट. हाँ, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या? राइट ऑफ किसका? राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? किसका हक की बात कर रहे हैं? विच हक की दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो ये अपना मेंडल का लॉ नहीं है. ठीक है, पहली चीज़ ये मेंडल का लॉ नहीं है. इसकी ये मतलब क्या होता है? विरासत का हक. विरासत या फिर आप ऐसा बोल सकते हो उत्तराधिकार. ठीक है, विरासत का हक. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विरासत का हक. विरासत, बशर्ते तुमको पता है कि व्हाट इज विरासत. अरे हाँ, बरसात का भाई विरासत. ओके, बरसात का भाई विरासत नहीं है वो. सो विरासत मतलब क्या होता है बेसिकली? उत्तराधिकार. ठीक है. ठीक है, सो विरासत का हक. इज इट ओके? हाँ, तो यहां पे प्लीज आप आपके टेक्स्ट बुक में लिख दें इफ इट इज ओके. ओके ओके, हक या फिर अधिकार चलेगा. हाँ, तो प्लीज लिख देंगे वहां पे विरासत का अधिकार. ओके, क्या रहता है ये? व्हाट इज दिस? ये क्या होता है और उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो कैसा हो जाता है ना, जैसे कि मान लो आपके दादा के परदादा के कोई दादा है, मतलब बहुत ही प्रीवियस जनरेशन. मान लो उनके सपोज स्टार्टिंग में उनके पास मान लो 1000 एकड़ थी. ठीक है, 1000 एकड़ थी और उनके 5 बेटे थे फॉर एग्जांपल, 5 किड्स. तो 5 बच्चे हो गए, तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगा? 5 बच्चों में यही प्रॉपर्टी. राइट, तो कितने इसमें हो गए? 200 आ जाएगी सबके पास. राइट, 5 2 ज़ा 10. सो 200 एकड़ सबके पास आ जाएगा. 200 और 200. डाउन द लाइन अगर मान लो हर एक को 2 बच्चे भी होते हैं. ठीक है, हर एक को 2 बच्चे होते हैं. ये रैंडमली पकड़ रहे हैं हम लोग कितने बच्चे हो सकते हैं. तो यहाँ पे फिर से किस में डिवाइड हो जाएगा? वो 100 में. राइट, 100 में फिर से डिवाइड हो जाएगा. तो मतलब अ टाइम विल कम कि जहां पे जमीन ऑलमोस्ट लाइक 1 एकड़ आ जाएगी. अ टाइम विल कम कि जहां पे सिर्फ 1 एकड़ है किसी पर्सन के पास. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सब में डिवाइड हो रही है. विरासत का हक मतलब ये जो सक्सेसर्स हैं, जो उत्तराधिकार हैं नीचे वाले, तो उसमें कैसा है? प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है आपकी. सो ऑब्वियसली अ टाइम वुड कम कि जहाँ पे हाथ में सिर्फ 1 एकड़ ही रह रही है. 1 एकड़ या फिर 2 एकड़, 3 एकड़, मतलब इतना छोटा हो रहा है. सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन शॉर्ट, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी वैसा वैसा जमीन कब होगा. तो कैन आई हैव सम अनदर वर्ड फॉर दिस? लैंड फ्रैगमेंटेशन. मैं ऐसा बोल सकता हूँ लैंड का फ्रैगमेंटेशन हो रहा है. लैंड फ्रैगमेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंट्स? टुकड़े बेसिकली. सो लैंड फ्रैगमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे. इनिशियली कितना था आपके पास? 1000, और अभी कितना है आपके पास जनरेशन के पास? 1 एकड़ बच रहा है. सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड फ्रैगमेंटेशन विच हैज हैपेंड. ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सो इसकी वजह से क्या हो गया? अब प्रॉब्लम ये है तुम देखो यहाँ पे 2 पर्सन्स को ले लो. ये वाले आदमी को पकड़ लो, ये 100 एकड़ वाले और ये 1 एकड़ वाले. मुझे एक चीज़ बोलो, ये 100 एकड़ वाला ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता है कि 1 एकड़ वाला? क्या लगता है? तुम बता दो.
तुम बता दो कमेंट सेक्शन में, सो दैट वी कैन लेट्स से क्लियरली अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या है। 1 एकड़ वाले का इशू क्या है और 100 एकड़ वाले का इशू क्या है। ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता है क्या 1 एकड़ वाला? इज इट पॉसिबल कि 1 एकड़ वाला अफोर्ड कर सके ट्रैक्टर या फिर कोई भी चीज़? फर्टिलाइजर्स बहुत बड़े, सीड्स बहुत ही हाई क्वालिटी के, इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्रैक्टर तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ओके, इज इट ओके? ओके, ऑब्वियसली नो औकात नहीं है 1 एकड़ वाले की। सो ट्रैक्टर वाला ही, मतलब ट्रैक्टर वॉज लेट्स से इसको अफोर्डेबल था 100 एकड़ वाले को। 1 एकड़ वाले को कहाँ से, खाने के वांदे कहाँ से कर लेगा। सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि ये फ्रैगमेंटेशन होता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस से इन शॉर्ट क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इनपुट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इनपुट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, सीड, फर्टिलाइजर, व्हाटएवर। तो एक काम कर ले, इसका एक शॉर्ट में कुछ लिख दे, नीचे ऊपर किधर तो पैराग्राफ में। कैसा हो रहा है ना, फिर आपको एग्जाम में काफ़ी इजी जाएगा ये पैराग्राफ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके, तो इन शॉर्ट हमारे लैंग्वेज में लिखते हैं। चलो, वी विल यूज़ आवर ओन लैंग्वेज एंड विल राइट इन अ वेरी शॉर्ट नोट। एक शॉर्ट नोट लिखते हैं। चलो, क्या लिखेंगे फिर? राइट ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, लिख दो, नीचे लिख दो। थोड़ा टाइम गया तो गया, लेकिन वो कैसा है पैराग्राफ, फिर से हमारा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए उसने। सो राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीड्स टू लैंड फ्रैगमेंटेशन। लिख दो भाई, लैंड फ्रैगमेंटेशन होता है इससे, लैंड फ्रैगमेंटेशन। राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीड्स टू लैंड फ्रैगमेंटेशन, एंड उसकी वजह से क्या होता है? पीपल कैन नॉट अफोर्ड इनपुट्स ऑन स्मॉल लैंड। उसकी वजह से क्या होता है? पीपल लिखे कि फार्मर लिख दें? फार्मर लिख दो, मतलब कैसा है वो ज़्यादा आपको ईजिली समझ में आएगा। फार्मर लिख दो, इट विल बी मोर करेक्ट। सो फार्मर इज नॉट एबल टू अफोर्ड। क्या अफोर्ड नहीं कर सकता है? इनपुट्स इज नॉट एबल टू अफोर्ड इनपुट्स ब्रैकेट में कोई तो भी एग्जाम्पल लिख दो यार। इनपुट ट्रैक्टर का लिख दो, ट्रैक्टर का ऑन स्मॉल लैंड। ओके, स्मॉल लैंड पे होता नहीं है, और फिर इत्तू से ज़मीन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? सबके पास स्मॉल लैंड है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, तो इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द लैंड। तो मोर एक्सपेक्टेशन रहता है छोटे से ज़मीन से, और उसकी वजह से क्या होता है? फिर आपका प्रेशर बढ़ जाता है लैंड के ऊपर, मतलब इतनों से लैंड से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। सो प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये प्लीज शॉर्ट में लिख दें आपके बुक में, इट वुड बी ग्रेट। राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीड्स टू लैंड फ्रैगमेंटेशन। फार्मर इज नॉट एबल टू अफोर्ड इनपुट्स। ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता स्मॉल लैंड पे। मोर एक्सपेक्टेशन, लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है इत्तू से ज़मीन से, कि भाई अभी इतना ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ते रहती है। इसमें कैसा हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन कम हो रही है, ज़मीन का साइज और उसकी वजह से उसमें का जो टोटल आउटपुट है वो कम हो रहा है, क्योंकि फार्मर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है एक इत्तू से ज़मीन पे। ये क्लियर हो रहा है? डिवाइड होना इज नॉट द प्रॉब्लम। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग हियर कि डिवाइड होना इज नॉट द इशू इज विद दी, हाँ, डिवाइड होना इज नॉट द प्रॉब्लम इज विद दी टेक्नोलॉजी की जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बाद में इनपुट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे इत्तू से ज़मीन पे। ओके, सो ये पूरा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप भी उतना लिख दें और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़े। कमर्शियल फार्मिंग, लेट अस गो फॉर कमर्शियल फार्मिंग नाउ। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हाँ, तो ये खतरनाक है। कमर्शियल मतलब कंप्लीट कमर्शियल, मतलब इसके अंदर टेंशन ही नहीं है, आप कितना भी इनपुट्स प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, पैसों की कमी नहीं है। कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है? हाँ, उसको व्यावसायिक भी बोलते हैं, व्यावसायिक खेती भी बोलते हैं हम लोग उसको। लेकिन बेसिकली व्हाट डज इट मीन इज कि आप हाइयर इनपुट्स यूज़ करने वाले हो। सो मॉडर्न इनपुट्स आर वेरी मच ऑफ हाई डोसेस, काफ़ी कॉस्टली, एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another.
डिपेंड करता है कि आप कितने कमर्शलाइजेशन किस लेवल पे हो रहा है, मतलब आपके स्टेट के ऊपर इट चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट्स अ सबसिस्टेंस क्रॉप. तो कैसा है ना, यहाँ पे वो जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के अंदर राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन वही उड़ीसा के अंदर इट इज़ सबसिस्टेंस क्रॉप, मतलब सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना ही पैदा करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, मतलब इट्स नॉट फॉर कमर्शियल पर्पजेस. सो दे आर जस्ट गिविंग एग्जाम्पल दैट वन क्रॉप इन वन स्टेट कमर्शियल, दूसरे स्टेट में वो सब्सिस्टेंस में भी हो सकता है. तो डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूरा ही याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन. क्या हम लोग कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हम नहीं देने वाले. ओके हमारी मर्जी है और हम लोग उसका एग्जाम्पल नहीं देने वाले हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. विद दैट इन माइंड लेट अस मूव अहेड. Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is let's say grown on a large area. इसका क्या मतलब है? प्लांटेशन किसका सब टाइप है? कमर्शियल फार्मिंग का. मतलब वो कमर्शियल के अंडर आता है, लेकिन उसमें स्पेशलिटी ये है कि एक ही क्रॉप रहता है, पूरे लार्ज एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप रहता है. सो इसको प्लीज़ ये कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट कर लें, बहुत मतलब एक बॉक्स कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इसमें एक ही क्रॉप रहता है, सिंगल क्रॉप इन अ सिंगल एरिया. आपके बड़े एरिया पे सिंगल क्रॉप रहता है. प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस से ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो उसमें कनेक्शन होता है. प्लांटेशन ये जो क्रॉप्स है वगैरह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, मतलब हम लोग ये किसको देने वाले हैं? इंडस्ट्री को देने वाले. So plantations cover large tracts of land using capital investment with the help of migrant laborers. All the produce is used as a raw material in respective industries. मतलब plantation actually किसके बीच में interface है? It is something like this. वो इसके जैसा देखो. Plantation किसके बीच में connection करा रहा है? Actually it is making a connection between agriculture and farming. Agriculture और farming के अंदर, sorry, agriculture फार्मिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक कनेक्शन बना रहे हो. ओके मतलब प्लांटेशन इज एक्चुअली समथिंग लाइक अ मीडिएटर, एक मीडिएटर के जैसा काम कर रहा है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ओके आगे देखते हैं अभी. सो और कोई फीचर्स हैं इसके? हाँ और है ना थोड़े से फीचर्स. बड़े बड़े लैंड पे रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन यूज़ करते हैं. इन्वेस्टमेंट काफ़ी होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली होगी बिकॉज इट्स कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है ये. विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. इसमें ये फीचर बहुत ही अजीब है. लेबरर्स लोकल पॉपुलेशन में से नहीं रहते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं. इसमें लेबरर्स बहुत लगते हैं ना, तो मैक्सिमम क्या करते हैं, इसमें माइग्रेंट लेबरर्स को यूज़ किया जाता है. दूर दूर से जो लोग काम को आते हैं तो यहाँ पे काम बहुत रहता है, तो लोकल पॉपुलेशन काम नहीं करती है, माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं. तो इसको प्लीज़ अंडरलाइन करके रखो. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग. अब इंडिया के अंदर कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं? हाँ तो ये एग्जांपल्स हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. टी कॉफ़ी तो वैसे भी याद रहता है, वो टीवी वगैरह में ऐड चलती रहती है तो हमेशा पत्तियों की चाय की. हाँ आज ताज़ा हो गए क्या, वो तो मुझे आज तक पता नहीं चला भाई. चाय और कॉफ़ी में से लाइक ऐसा क्या रिलेशन है चाय एंड कॉफ़ी विद ताज़ा? यू नो मुझे तो पता नहीं यार, मेरे पे तो नेगेटिव इफेक्ट होता है. मैं चाय और कॉफ़ी लेता हूँ ना तो मुझे उल्टा नींद आ जाती है. इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन मी. आई हैव नेवर यूज्ड टी एंड कॉफ़ी लेट्स से फ्रेश होने के लिए. मतलब कभी उसका काम ही नहीं किया. तुम बताओ तुम्हारे ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ क्या उसका? मतलब सबका अलग अलग होता है. आपके ऊपर हो सकता है कि बहुत ही फ्रेश कुछ इफेक्ट हुआ हो, बट मेरे पे तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका. चलो आगे देखते हैं. So tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops. तो टी आसाम की और बंगाल, वो कहीं को याद रखने का. टी कॉफ़ी का एक सेपरेट है ना हमारे पास, वो ये क्या बोलते हैं सेपरेट नीचे का एक ये, तो उसमें से याद करते हैं ना, नहीं तो जाने दो, ये बड़े बड़े याद रखते हैं. टी इन आसाम, नॉर्थ बंगाल एंड कॉफ़ी इन कर्नाटका. तो आसाम और नॉर्थ बंगाल के अंदर आपका टी और कॉफ़ी किसमें? कर्नाटका के अंदर. ओके आगे देखते हैं. सो सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्शन इन द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन. ये क्या बोल रहे हैं इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ से? वो क्या बोल रहे हैं कि सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंडस्ट्री के लिए,
तो अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांट एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। वो इतना बता रहे हैं कि मार्केट से कनेक्शन होना चाहिए, तो इतना शॉर्ट में क्यों नहीं बताते ये लोग? ओके, हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है इनका। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट योर इंडस्ट्री and your agriculture should be connected very properly with the help of transport and communication. Okay, so कौन कौन कनेक्शन रहना चाहिए? कनेक्टेड बाय प्रॉपर लिखो यार वहाँ पे, कि इतना बड़ा पैराग्राफ कहाँ से लिखेंगे, बाद में याद रखेंगे। सो कनेक्टेड बाय प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये एक लिख दो, ठीक है। कनेक्टेड बाय प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड लेट्स से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट and communication. Okay. सक्षम क्या बोल रहे हो? हाँ सक्षम का स्टेटमेंट मस्त है। कैफीन अवेक्स आवर सेंसेस एंड न्यूरॉन्स। ओके, सक्षम वो एक ऐड के जैसा लग रहा हो। ओके, यस, हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही ऐड चलती है, वो है अनअकैडमी की, ठीक है। बट स्टिल थैंक यू सो मच। मतलब कॉफ़ी से मुझे उतना फ्रेश नहीं लगा जितना तुम्हारा कमेंट देख के पढ़ के मुझे लगा। ओके, थैंक यू सो मच सक्षम। देन चलो आगे बढ़ते हैं। सो प्लांटेशन सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बनाना भी उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। बनाना भी एक ही रहता है ना, बनाना का मतलब सब तरफ बनाने के ही प्लांट रहते हैं। अगर आई होप बनाना का तो बहुत ही कॉमन प्लांटेशन है, बहुत सारे जनों ने देखा होता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन सिस्टम। ऑल्सो सेम गोज फॉर बाम्बू प्लांटेशन ऑल्सो। बाम्बू का भी वैसा ही है, एक बार बढ़ना शुरू हुआ ना, उसमें बाम्बू की सिवा कुछ दिखता नहीं है फार्म्स में, तो बाम्बू लेट्स से इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लांटेशन सिस्टम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न पे आ जाओ प्लीज़ जल्दी से, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। यस, क्रॉपिंग पैटर्न। सो व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न बोले तो आप कब प्लांट करते हो, कौन सा प्लांट करते हो, वो सब कुछ बात कर रहे हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। कब? मेरे को अभी भी याद है यार, एक बच्चे का रिएक्शन इतना मस्त था ना, मतलब वी वेर सपोज लेट्स से इंटरेक्टिंग वाइल वी वेर रीडिंग टुगेदर, ठीक है। हम लोग एक ऐसे ही बड़ा सा सेशन लिए थे, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, मतलब बैठ के वी वेर डिस्कसिंग, मतलब लिटरली समथिंग लाइक जो भी हम लोग कर रहे हैं। सो ये शुरू किया मैंने, पहला स्टेटमेंट पढ़ा, यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। एक बच्चे का वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था, बोला कब, ये आने वाला है क्या एग्जाम में? थोड़ा चिल मार यार, वो लेसन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया इन लोअर ग्रेड्स, या फिर मतलब पिछले वाले क्लासेस में कुछ डिस्कस किए। हाँ, तो वो ये दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर सिलेबस, ठीक है। उसका लेकिन एक्सप्रेशन इतना मस्त था ना, कब, ये एग्जाम में आने वाला है क्या? मतलब नहीं रे बाबा, चिल मार। मतलब ये लास्ट के महीनों में ना एक क्वेश्चन बहुत ही रहता है कि क्या ये सच में हमारे सिलेबस में है, और दूसरा क्या ये एग्जाम में आने वाला है। ऐसे दो क्वेश्चन बहुत कॉमन रहते हैं, सिलेबस में है कि नहीं, एग्जाम में आने वाला है कि नहीं। एंड लेट मी टेल यू, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं लेने वाला हूँ कि जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज एनीथिंग विच इज नॉट इन योर सिलेबस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, डोंट वरी। हाँ, so these are also reflected in agriculture practices and cropping patterns in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruit, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops growing in the country. मतलब ये पूरा पैराग्राफ क्या है, बकवास है, ठीक है, just do not read it. India has 3 cropping seasons, रब्बी, खरीफ एंड ज़ैद। अब बात कर रहे हो, अब तुम बढ़िया बात कर रहे हो। हाँ, तो ये तो बस एक टाइम पास था ऊपर वाला, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अब नीचे वाला पैराग्राफ सच में कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। कितने क्रॉप्स रहते हैं, रब्बी, खरीफ, ज़ैद। अब तुम ऑलमोस्ट लाइक इसमें से पढ़ रहे हो, तुम्हारे 6th स्टैंडर्ड में से तो याद हो गई हुआ ही होगा। आपको ये पता है कि एक विंटर का है, एक रेनी का है और एक समर का होगा, राइट। विंटर, रेनी एंड समर, 3 तो सीजन है अपने पास। लेकिन एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। किस चीज़ को? हमारे ये वाला जो पार्ट है ना, दैट इज रब्बी वाला। हाँ, तो उसको एक कंप्लीट कर लेते हैं। रब्बी मतलब कैसा होता है ना, उसमें तुम क्या करते हो, रब, देखो 2 ही वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, रब्बी और खरीफ, राइट। हाँ, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रब्बी मतलब कैसा, रब करते हैं, राइट। और ठंडी के दिनों में हम लोग रब करते हैं, याद आया? हाँ, तो रब्बी बोला कि आपके दिमाग में क्या घुसना चाहिए, अब हाँ, रब करना पड़ता, घिसना पड़ता। और घिसते कब अपन, विंटर सीजन में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रहेगा।
रब्बी घिसना बोले तो विंटर। हाँ, फिर बाकी का तुम खरीफ का दिमाग लगा सकते हो, तुम्हारे अंदर उतना तो टैलेंट है कि अगर वो विंटर है तो ये कौन होगा, रेनी सीजन, मानसून। ओके, ये क्लियर हो रहा है? आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल कि कैसे ध्यान में रखना है खरीफ एंड रब्बी में का फर्क, ठीक है? प्लीज डू दैट। ये थोड़ा सा क्लियर करा लो भाई, ठीक है? प्लीज 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 प्लीज। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया? ओके, हे भगवान। ओके, क्रिएटिविटी टॉप ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरलिटी ऑफ द कल्चर्स इन इंडिया? क्रिएटिविटी टॉप आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है। देखो, आपको दो वर्ड्स पढ़ाए होंगे बचपन में स्कूल में, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर बोले तो क्या एक, प्लूरल बोले तो क्या मल्टीपल। प्लूरलिटी ऑफ द कल्चर्स क्या होगा? मल्टीपल कल्चर्स की बात कर रहे हैं। इतना इतना सिंपल है वो। मतलब देखो, भारी भारी टर्म्स यूज करते वो लोग, लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल रहता है उसका। इज इट ओके क्रिएटिविटी टॉप? आई होप योर पॉइंट इज क्लियर। कुछ भी नहीं है, बकवास है वो प्लूरलिटी ऑफ द कल्चर्स मतलब व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज मल्टीपल कल्चर्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स है, एज यू नो इट्स अ वास्ट कंट्री, वी हैव लॉट्स ऑफ कल्चर्स। सो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ओके, टाइम पास है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। रब्बी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर। हाँ, हमको याद है, हमको ट्रिक याद है अभी। सो विंटर सीजन में रहता है, रब करते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब बाबा कहाँ से विंटर? हाँ, तो एक चीज ध्यान में रखो, अक्टूबर बोले तो कौन? ये देखो, अक्टूबर महीने को भूलने का नहीं। क्यों? अबे गांधी जी भूल गए क्या? 2 अक्टूबर। हाँ, अरे खतरनाक, अपने गांधी जी पैदा हुए थे। हाँ, तो जैसे गांधी जी ने इनको लेट से ठंडा कर दिया, किसको? ब्रिटिश को। हाँ, तो वैसा ध्यान में रखने का कि ठंडी जब आती है तो कौन आते हैं? अपने फादर ऑफ द नेशन, यस, ब्रिटिश को खत्म करने के लिए, और उनका नाम क्या है? गांधी जी। तो गांधी जी का 2 अक्टूबर सबको याद रहता है, राइट? हाँ, तो गांधी जी इज नथिंग बट ठंडी लाते, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है। अक्टूबर में आ जाता है कहाँ तक? दिसंबर तक चलता है, फिर अक्टूबर टू दिसंबर। एंड समर में उसका हार्वेस्टिंग चलता है, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून। ओके, आगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रब्बी क्रॉप्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो तो आपको जस्ट टाइम पास में याद रखने पड़ेंगे। एंड दैट इज व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। इतने सारे, हाँ, तो जस्ट याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं। व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। ओके, ठीक है, ये वाले। Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts of such as Punjab, Haryana, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये सभी ऊपर के स्टेट्स हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न के। मतलब दीज आर ऑल, ये जितने भी स्टेट्स बताए, दीज आर एक्चुअली अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है वो। ओके, मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्टेट्स फॉर रबी? मोर नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। ओके, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत क्या है उसको? तुमको पता ही होगा ना इंडिया के मैप में नॉर्थ में कौन से स्टेट्स हैं। यू कैन इजीली राइट डाउन। ओके, उसको क्या ये करने का? यू डोंट हैव टू सपोज लेट से ये करने का, मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली क्या करना है, इतना ध्यान में रखना है कि आपके स्टेट्स में वैसा है बोल के, मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में आपका रबी ज़्यादा चलता है, राइट? ओके, चलो आगे देखें। फाइन। इशू क्या बोल रहे हो सर? कुछ दिख नहीं रहा। अरे इशू आपको देखना नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको मेरे साथ रीड करना है। हाँ, मतलब पैराग्राफ वाइज जा रहा है। इज इट ओके इशू? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। बुक में देखना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसके साइड में पॉइंट लिख के आपको आगे बढ़ना है। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। अरे खेती बाड़ी में आगे बढ़ेगा नहीं, तीसरे पेज पे सिर्फ हम लोग, शर्म आनी चाहिए हमको। हाँ, आगे बढ़े। ओके, चलो। सो वैसे तो हम लोग बेशर्म है, लेकिन थोड़ा सा शर्म होनी चाहिए भाई। एग्जाम आ रही है, सो वी शुड कंप्लीट एट अ वेरी फास्टर रेट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, लेकिन होता नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लेसन्स है ना, ये ऐसे लेसन्स हैं कि जो अकेले में पढ़ने को बोर होता है, तो हम लोग इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं। स्लोली हो सकता है, लेकिन हम लोग क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें का मैक्सिमम रिटेंशन होगा हमको। देखो, रब्बी का याद है हमको, महीने याद है हमको, ये भी याद है कि कौन से स्टेट्स में वो, मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न। स्लोली चल रहे, मान रहा हूं, लेकिन कैसा ना आपको याद भी हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अभी। सो अवेलेबिलिटी स्लोली जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग सिर्फ पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। Availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclones helps in the success of these crops. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पानी किधर से आता है, पानी किधर से आता है। सो पानी आता है टेम्परेट साइक्लोन से।
हाँ, तो इसको अंडरलाइन कर लो, टेम्परेट साइक्लोन्स. सो टेम्परेट साइक्लोन्स एक्चुअली कहाँ पर आते हैं? टेम्परेट रीजन में. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ही क्यों फिर ये रब्बी का रहता है, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग. द रीजन इज कि आपका टेम्परेट साइक्लोन्स विल नॉट कम इन ट्रॉपिकल. ये देखो, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. मान लो इफ दिस इज आवर इंडिया, ठीक है, पूरा मैप को जाने दो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ. एक रेक्टेंगल पकड़ लो इंडिया. तो ये जो सेंटर से जो लाइन जा रही है ना आपकी इंडिया के, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, कैंसर के नीचे का जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन. ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर वाला. एंड ऊपर का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेट रीजन. आपको समझ में आ रहा है? और अभी जो हमने एग्जाम्पल दिए थे वो कहाँ के थे? सब ऊपर के थे. इफ यू रिमेंबर, हम वो लोगों ने इधर के एग्जाम्पल दिए वाले. तो दोनों के साइक्लोन अलग रहते हैं. साइक्लोन के टाइप्स होते हैं. इफ लेट्स से, आई डोंट नो तुमको कितने डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ाया गया है लोअर ग्रेड में, बट 2 टाइप के साइक्लोन होते हैं. ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन. कंप्लीट उनका मैकेनिज्म सब कुछ अलग होता है, उनका सब फीचर्स भी अलग होता है. सो ऊपर में कौन से साइक्लोन रहते हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स. ये समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स का ही क्यों बोले हैं? द रीजन बीइंग हमारे स्टेट्स ऊपर के हैं, ऊपर में सिर्फ टेम्परेट साइक्लोन आता है, उसकी वजह से बारिश आती है. ओके, सो द टेम्परेट साइक्लोन्स वी हैव बीन गिवन द नेम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स हु आर इन टेम्परेट जोन. ठीक है, द स्टेट्स वी आर टॉकिंग, मतलब जो ऊपर के जो स्टेट्स हैं हमारे, वो आर नॉट इन ट्रॉपिकल जोन, दोज आर इन टेम्परेट जोन. तो टेम्परेट जोन में होने की वजह से वहां पे कौन से साइक्लोन आते हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स ही आते हैं. So, however, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan have also been an important factor in the growth of above mentioned Rabi crops. और एक रीजन क्या है? बारिश के अलावा और क्या रीजन है? ओके, सो इसको स्टार कर ले, इसकी वजह से आपका रब्बी क्रॉप्स वहां पे आता है. एंड अनदर रीजन इज ग्रीन रेवोल्यूशन. तो एक काम कर लेते हैं, नंबर लिख देते हैं, उसको नंबर दे देते हैं उसको. स्टार की जगह पे वी विल जस्ट गिव इट अ नंबर. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ग्रीन रेवोल्यूशन. आपको अगर एग्जाम में पूछा कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न में ही क्यों सक्सेसफुल है, हाँ, तो ये प्लीज़ एक बार लिख दो वहाँ पे शॉर्ट में. रीजन ऑफ सक्सेस लिख दो. रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ रब्बी क्रॉप्स कहाँ पर? रब्बी क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, नॉर्थ इंडिया. हाँ, तो 2 फैक्टर्स हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. इसको प्लीज कर लो, एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन आपको आ सकता है. ठीक है, ओके, इज इट ओके? लिख दिया. टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रब्बी क्रॉप्स इन आपके नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न लेट्स से इंडिया के अंदर. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. आगे जाता है. एटलीस्ट इतना तो कंप्लीट कर ही लेते हैं. ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेते हैं. बाकी फिर अभी खरीफ का है ना. हाँ, खरीफ का कंप्लीट करके फिर सपोज लेट से आज का हमारा सेशन एंड करता है. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन लेट्स से विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये तो हमको पता ही है, खरीफ मानसून में रहता है. अभी उसका टेंशन मतलब फिलहाल जस्ट इतना पैराग्राफ कंप्लीट करके वी विल एंड. आई नो हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और हर एक पॉइंट कवर कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव गॉट एग्जॉस्टेड. लेकिन थोड़ा सा बेयर विथ मी एंड ये पैराग्राफ इतना कंप्लीट कर लेते हैं. देखो ना, क्योंकि बाद में फिर नए नए क्रॉप्स ही हैं उसके बाद, मेजर क्रॉप्स. मतलब एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, राइट? ओके, सो ये रेनी हमारा खरीफ का और इसका कंप्लीट कर लेते हैं, ज़ैद का. अभी लेट अस डू दैट. थोड़ा सा पेशेंस रखो, कंप्लीट कर लेते हैं. सो आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर. मतलब जब आपके रब्बी लगाए जाते हैं उसके पहले खरीफ का ख़त्म हो जाता है. मतलब खरीफ आपका इसमें लगता है मानसून में, मतलब जनरली इन द मंथ ऑफ जून, और उसको आपके रब्बी के पहले निकाला जाता है. आसान है ना फिर. मतलब पहले खरीफ जून टू अक्टूबर तक, फिर अक्टूबर से आगे अपना रब्बी. वेरी सिंपल. अब कौन से क्रॉप्स हैं? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. लिस्ट काफ़ी लंबी है ऑब्वियसली, क्योंकि
खरीफ में पानी बहुत ज़्यादा आता है ना, रेनी सीजन का है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी मोर क्रॉप्स। तो मेरा क्या सजेशन रहेगा, तुम ये नाम की जगह पे ये नाम याद कर लो, आपके रब्बी वाले नाम कम है ना। तुम देखो ना, वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, बाकी सब तुम इसमें डाल दो ना खरीफ में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरे क्रॉप्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों पेयर्स याद रखोगे दोनों भूल जाओगे। मतलब खरीफ के रब्बी के, मैंने देखा है ना, स्टूडेंट्स दोनों याद करते हैं। डोंट नीड टू, तुम इसको याद रखो सिर्फ रब्बी वाले। खरीफ का समझ लो ना बाय डिफॉल्ट। फिर वो दूसरा, अगर तुम्हारे खरीफ में नहीं है तो किस में होगा? रब्बी में होगा। सॉरी, अगर आपने रब्बी में ध्यान में रखे हुए ना, तो अगर कोई क्रॉप है कि जो आपके लिस्ट में नहीं है, मतलब एग्जाम में आया विच यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड वेदर इट इज खरीफ और रब्बी, और आपके रब्बी की लिस्ट में नहीं था वो, तो दैट मीन्स इट इज टेक्निकली इन विच क्रॉप? खरीफ क्रॉप। वेरी सिंपल। तो खरीफ की लिस्ट काफ़ी लंबी है, खरीफ को भूल जाओ, रब्बी को याद कर लो। इज इट ओके? बाकी सब बाय डिफॉल्ट खरीफ में डाल देने के। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स लेट्स से आर, कुछ रीजन्स के नाम दिए हुए हैं। लेट्स से आसाम, वेस्ट बंगाल, पानी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल। रिसेंटली पैडी हैज़ बिकम द इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर। कुछ कुछ स्टेट में तो 3 बार लिया जाता है। सो दीज आर लेट्स से औस, अमन एंड बोरो। हाँ, तो ये 3 बार लिया जाता है। तो एक काम कर लो, इसको ये खाली करली ब्रैकेट रखो वहाँ पे और राइस लिखो वहाँ पे, क्योंकि ये कुछ राइस का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मतलब तुमने अगर खरीफ के साथ याद नहीं रखा तो भी चलता है, क्योंकि खरीफ में आपको इतना पता होना चाहिए कि कब लगा रहे हो, कब निकाल रहे हो, मतलब व्हेन यू आर ग्रोइंग देम, व्हेन यू आर हार्वेस्टिंग देम, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स विच आर इंक्लूडिंग अंडर इट, ये टाइटल के अंडर। तो बस हो गया आपका। और कौन से स्टेट में आता है तो आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हो जहाँ पे पानी ज़्यादा है, बस छोड़ दो फिर बाकी। ठीक है, ओके। लास्ट का देख लेते हैं। इन बिटवीन रबी एंड खरीफ देर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैद सीजन। तो सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद, उनके कुछ एग्जाम्पल दिए वाले हैं, और वो है वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। तो ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, इसमें याद ही रहते हैं आपके। सपोज समर वैकेशंस में आपने तरबूज खाए होंगे, मस्क मेलन खाए होंगे, खरबूज जिसको बोलते हैं, राइट? सो वाटरमेलन, मस्क मेलन, या फिर कुकम्बर, या फिर वेजिटेबल्स। सो दीज आर समथिंग कि जो हम लोग समर्स में ज़्यादा खाते हैं, राइट? वाटरमेलन, मस्क मेलन। तो जैद के क्रॉप्स तो ऐसे ही याद है हमको, खरीफ के तो करने नहीं वाले, रब्बी के करने वाले, हो गया फिर, और क्या रहता क्या है। और शुगर केन इज़ अ स्पेशल कैटेगरी, उसको पूरा साल लगता है। तो शुगर केन डजेंट कम अंडर एनीथिंग, मतलब जैद के अंदर भी नहीं आता, खरीफ के अंदर नहीं आता, रब्बी के अंदर भी नहीं आता। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 साल लगता है पूरा उसको ग्रो होने में। तो टेक्निकली उसको हम लोग किधर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, सभी इसमें रहता है, तो टेक्निकली वो सभी इसमें है, रब्बी में, खरीफ में, जैद में। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। सो ये हमारा एक मेजर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी फिर कैसे सिर्फ क्रॉप्स ही क्रॉप्स हैं, मतलब राइस, फिर अलग अलग क्रॉप्स की हम लोग बात करेंगे। सो राइट नाउ वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर की जहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ, मतलब एटलीस्ट क्रॉपिंग पैटर्न हमारा हो गया है। अभी हमारा सिर्फ क्रॉप्स बाकी है। तो क्रॉप्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, हमको थोड़ा सा कल फास्ट भागना पड़ेगा, फीचर्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टेट्स के नाम पढ़ने में कोई सेंस नहीं है। अगर कोई फीचर है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल के इसमें हम लोग एक मैक्सिमम एरिया कवर कर सकें। तो आज का सपोज लेट्स से वी विल रैप अप आवर सेशन हियर इटसेल्फ। चलो, इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के, वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट,
तो आस्क ए डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टैप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया आपने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क डाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का।
मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे, एजुकेटर्स, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं, सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होते हैं। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़, मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में। 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब 1 महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है 1 महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10, मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट।
अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है. आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. अब आइकॉनिक में क्या होता है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग. तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में. वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड. तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है? 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा. सबसे पहला है पर्सनल मेंटर. Like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns. टॉप एजुकेटर से one-on-one guidance आपको मिलता है. पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा. सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग. अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स. आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा. आप पूछना, उसका आंसर मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट. वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं. ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग. थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स. मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे. तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस. आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा? थर्ड सपोज लेट्स से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा. फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम. तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर. ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है, उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड. लेटर ऑन स्टडी प्लान. स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है. ये फिफ्थ फीचर है. स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह. सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट. नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन. दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस. तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट्स से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं, कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है. तो देखो, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का. मानता हूँ कि सपोज लेट्स से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट? यस. तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000. लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है. ओके, तो ऐसा क्या है? तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं. 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में. अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000. आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस ही लेना है. दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है, यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी. अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है. तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है AS Live 10 ASLIVE10. तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट. अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं. ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ. Okay, so just for this particular academic year. ओके, सो ये रही बैचेस. एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ. देखो, हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे. ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी, कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ. तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट पावर पैक बैच.
ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेट अस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेज हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें। ठीक है, तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस है आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।